नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने एफआईआर दर्ज की है। भड़काऊ भाषण के आरोप में इस एफआईआर में यति नरसिंहानंद, नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल समेत असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी शामिल है। 32 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, जिनमें 11 हिंदू और 20 मुस्लिम हैं। एफआईआर की प्रति फिलहाल उपलब्ध नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी में ट्वीट करके कहा है कि मुझे एफआईआर की एक अंश मिला है। ये पहली एफआईआर मैंने देखी है जिसमें ये भी नहीं बताया गया कि अपराध क्या है। कई और बातें इन्होंने ट्वीट में लिखी हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने जंतर मंतर पर नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल के आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया। वे इन लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। बहरहाल ये नतीजा है बढ़ती कट्टर सोच का। भड़काऊ बयानों का क्या असर हो रहा है, क्या बदल गया है जिससे इतने लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ रही है। एनडीए में बीजेपी के पूर्व विदेश और वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक लेख लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में, जिसमें इन्होंने बीजेपी प्रवक्ताओं की कट्टरता को न्यू इंडिया का एक महत्वपूर्ण तत्व बताया है। यशवंत जी, आप तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं देश भर के। बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत जी, समय देने के लिए, निकालने के लिए। पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी, जो आपने आज लेख लिखा है, बहुत लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। मैं आपसे जानना ये चाह रही हूं कि जो ये बढ़ती कट्टरता है, इसका क्या असर हो रहा है, वो हमें जरा बताइए। देखिए, ये जो बढ़ती कट्टरता है, इसका क्या असर हो रहा है, तो असर तो साफ दिख रहा है। और जो सामने आता है, उसके अलावा जो सामने नहीं आता है, छुपा रह जाता है या लोग नोटिस नहीं लेते हैं, उसको अगर देखें तब एक अंदाज होता है कि देश में कट्टरता कितना फैल गया है। और सोशल मीडिया पर आप जाएं, इतनी घृणा लोग फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर। फिर कुछ देश के चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, उनका एक ही काम है कि सुबह से शाम तक वो धार्मिक कट्टरता फैलाने का काम कर रहे हैं। कोई रोक टोक नहीं है। और जाहिर है कि रोक टोक इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ऊपर किसी बहुत महत्वपूर्ण संगठन या बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का वरदहस्त है। और मैंने जो लेख लिखा उसमें मैंने इसी बात को कहा है। अभी खबर आ रही है कि एफआईआर दर्ज हुआ है। इतना दिन क्यों लग गया एफआईआर दर्ज होने? और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा या कहना चाहूँगा आपसे कि धर्म संसद होता है, उसमें लोग अनाप शनाप बयान देते हैं, पुलिस के पदाधिकारी उनके साथ हंस बोल रहे हैं। तो ये यही दर्शाता है कि प्रशासन और शासन में बैठे जो लोग हैं, वो इनके साथ उनकी मिली भगत है। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मैं कुछ विश्वास के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि अगर इतना शोरगुल नहीं मचा होता तो आज जो एफआईआर दर्ज हुआ है, शायद वो भी दर्ज नहीं हुआ होता। और बाहर के देशों में इसकी प्रतिक्रिया नहीं हुई होती, तो हिंदुस्तान में भी इसको दबाने का प्रयास किया गया है। जी, जो ये एफआईआर हुई है 32 लोगों पर हुई है, 20 उसमें मुस्लिम हैं, 11 इसमें हिंदू बताए जा रहे हैं। और आप कैसे देख रहे हैं जो ये एफआईआर हुई? क्योंकि एक तरह से एक पक्ष ये भी कह रहा है कि एक बैलेंसिंग एक्ट है, दूसरे पक्ष ये कह रहा है कि बस एफआईआर हो गई, कुछ होगा नहीं। लेकिन इसमें वो नाम हैं जिन्होंने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, कई नाम है जिनमें प्रश्न चिन्ह है। नहीं, बिल्कुल मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा आपने मुझे बताया कि इसमें अधिकांश नाम माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, कुछ नाम मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं। तो ये भी दिखाता है कि बैलेंस भी नहीं रखा गया। और अभी जो हाय तौबा मचा हुआ है, वो उन बयानों के चलते बचा हुआ है जो बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ताओं ने दिया। किसी मामूली इंसान ने नहीं दिया। इधर उधर सड़क चलते आपने हमने कोई बयान नहीं दिया। ये टीवी के चैनल में बैठकर बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने ये बातें कही। तो फिर इसमें ये करने का क्या एक समानता
बनाने की बात कि इधर से भी उधर से भी, और फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी से ज्यादा लोगों के ऊपर केस करो जिसमें ये संदेश जाए कि उनके खिलाफ हम बहुत ज्यादा कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, अपने लोगों को शायद हम हल्के ढंग से लेंगे। देखिए, एक बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं कि लोगों का विश्वास उठ गया है, एक भारी क्रेडिबिलिटी गैप पैदा हो गई है भारत सरकार की मंशा को लेकर, और ये जब तक इस पर ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये विश्वास का संकट जो है ये खत्म नहीं होगा इतनी आसानी से। बिल्कुल सर, मैं आपके लेख पर आऊंगी। मैं जिस तरह से आपने कहा कि ये क्रेडिबिलिटी समाप्त हो चुकी है, अगर अब एफआईआर हो जाती है, कल खबर आती है कि बीजेपी का जो नेता हर्षित श्रीवास्तव ने जो ट्वीट किया था उसको अरेस्ट किया जाता है, तो सरकार या प्रशासन, सत्ता में बैठे जो लोग हैं वो संकेत दे रहे हैं कि हाँ हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या ये पर्याप्त है? देखिए, कार्रवाई कर रहे हैं इसका तो उन्होंने प्रमाण उस समय भी दिया जब उन्होंने ये कहा कि नूपुर शर्मा और बाकी जो लोग थे वो लोग फ्रिंज एलिमेंट। तो फ्रिंज एलिमेंट को भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता बनाकर इतने दिनों से क्यों रखा हुआ? और अभी भी जो कार्रवाई हो रही है वो हम देखना चाहेंगे आगे चल के कि उस कार्रवाई में कितना दम है। नहीं तो नाम के वास्ते कार्रवाई होगी तो फिर विश्वास का संकट और गहरा होगा, कम नहीं होगा। या आपने मेजॉरिटी कम्युनिटी से 2 लोगों को लिया और माइनॉरिटी कम्युनिटी से 10 लोगों को लिया तो उससे भी विश्वास का संकट बना रहेगा। इसलिए सरकार को बिल्कुल निष्पक्ष होकर पुलिस को कहना चाहिए, भाई अपना काम करो, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और तब हम जज करेंगे कि पुलिस ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही। सर, आपने अपने लेख में जो वाजपेयी जी के दौरान, जब आप बीजेपी में थे, अब आप तृणमूल में, लेकिन वाजपेयी जी की सरकार के दौरान जो गौरवमयी इतिहास रहा है उसको याद किया है। आपने याद करा अपने लेख में किस तरह से जो G7 के लीडर्स की टेबल पे वाजपेयी जी को निमंत्रित किया गया। 98 में जो भारत ने परमाणु बम किए थे, दुनिया भर में कई सवाल उठे, लेकिन फिर 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए, और किस तरह से आप जब विदेश मंत्री थे तो राष्ट्रपति ने आपको सबसे पहले बुलाया। तो आपने अपने लेख में लिखा है कि तब प्रचार नहीं होता था, काम होता था, अब क्या ज्यादा होता है। तो क्या लगता है कि आपको क्या लगता है, क्या ये बदलाव है? वो वाली बीजेपी और इस वाली बीजेपी में कितना बड़ा अंतर कैसे आ गया? उस वाली बीजेपी में और इस वाली बीजेपी में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में। और मैंने केवल जिक्र 2-3 घटनाओं का किया है वाजपेयी जी के समय का, ये दिखाने के लिए कि उस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की कितनी प्रतिष्ठा थी, लेकिन उसका ढोल हम लोगों ने नहीं पीटा। हम लोग कहीं ये कहते हुए नहीं गए, टेलीविजन पर कोई लाइव नहीं दिखाया गया, वाजपेयी का नारा नहीं लगा, लेकिन फिर भी वाजपेयी जी के समय में देश की प्रतिष्ठा चरम पर और हम सबको उसका लाभ मिला। ये मैंने लेख में लिखा है। आज अगर उसका एक अंश भी सत्य होता तो पता नहीं, हम समझते हैं कि पता नहीं क्या होता, हम आसमान को जमीन पर, धरती पर लाते कि क्या करते जी। अब ये सोचिए कि जैसा मैंने अपने लेख में लिखा है कि क्वाड की मीटिंग होती है और मोदी जी बाकी जो 3 नेता हैं उनसे एक कदम आगे चलने का प्रयास करते हैं, और उसी पर लोग इतने फ्रेंजी में चले जाते हैं कि भावनाओं में बह जाते हैं कि चारों तरफ ये प्रचार होता है कि बस देखो दुनिया के सबसे बड़े नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बन गए। क्यों? क्योंकि वो सबसे आगे कैमरा में देखते हुए चल रहे हैं। इतनी छोटी छोटी बात का अगर देश में इस तरह प्रचार किया जाएगा तो जाहिर है कि कोई न कोई बहुत ज्यादा अंदर से परेशान है, और देश के सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद भी कहीं न कहीं लगता है कि उनको विश्वास नहीं होता है कि हम देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और जब तक इन सारी चीजों का जमकर प्रचार नहीं होगा तब तक शायद उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सर, मैं आपसे जी, इसका तो मनोवैज्ञानिक एक अध्ययन होना चाहिए
कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मैं मानता हूं कि जो बहुत ही इस तरह का व्यक्ति है जो जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है, वही इस तरह की बात करेगा। जिसके अंदर आत्मविश्वास है वो अपने आत्मविश्वास को लेकर आगे बढ़ेगा और अपना प्रचार कराने की उसका आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यशवंत जी, आपने अपने लेख में ये भी लिखा है कि किस तरह से जब मुस्लिम जो इंटरनेशनल समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासतौर से जो मुस्लिम देश हैं, जब बीजेपी प्रवक्ता के बयान पर उन्होंने रिएक्ट किया 9 दिन बाद, तब जाकर सरकार इस मामले में चेती है। लेकिन आप ये भी तो देखिए, अब हाल ही में जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो यहाँ पे आए, प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, राष्ट्रपति, उनके राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से मिले, इसकी बात हो रही है। तो क्या कूटनीति पे इनका असर पड़ता है? जो मैसेजिंग होती है उसको आप कैसे समझाएंगे हमें? देखिए, मैं इस तरह समझाऊंगा कि एक जो वाकया था, एक इंसिडेंट था, उसको लेकर ईरान ने और अन्य देशों ने अपनी नाराजगी दिखाई। वो रिकॉर्ड पर है। उन्होंने हमारे राजदूत को बुलाया और अपना जो प्रोटेस्ट था वो दर्ज किया। लेकिन ये प्रोग्राम जो था ईरान के विदेश मंत्री का, ये बहुत पहले से बना होगा, ये उस बयान के बाद से नहीं बना होगा, और इसलिए देश में उनका स्वागत किया गया, करना भी चाहिए था। उन्होंने सारी फॉर्मेलिटी निभाई और सब लोगों से मिले, बातचीत हुई, तो उसमें कोई टूट इस प्रकार की नहीं। उन्होंने अपना दर्ज कर दिया प्रोटेस्ट, अपनी नाराजगी जो थी वो व्यक्त कर दिया। अब आगे बढ़े। आपने देखा होगा कि हमने भी अपने लेख के अंत में कहा है कि अब जो मुस्लिम राष्ट्र हैं जिन्होंने इस पर एतराज किया, उनको भी इस मामले को यहीं छोड़ना चाहिए और हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। द्विपक्षीय संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस प्रकार का ऊंच नीच होता रहता है, लेकिन उसको किनारे करके, दरकिनार करके हम कोशिश करते हैं कि जो सकारात्मक चीजें हैं उसको लेकर आगे बढ़ें, नकारात्मक को पीछे छोड़ें। सर, जो आपने परेशानी की जिक्र किया, आपने कहा कि शायद सत्ता में बैठे लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए प्रचार करना पड़ता है। और मैं आज राष्ट्रपति चुनाव जो होने वाला है उस पर कुछ आंकड़े देख रही थी। अब एनडीए के जो अगर बात करें कि एक समय जो था कि 21 राज्य थे 2017 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, और निर्वाचन जो मंडल था, अगर हम ग्राफिक्स दिखा सके जो हमारे पास तैयार है, 66% वोट थे। 2017 की बात कर रही हूँ। 70% आबादी का वोट था। देश में 76% क्षेत्र का वोट मिला था। लेकिन 2022 में सर इसमें कमी आई है। एनडीए के पास 17 राज्य हैं, करीब 50% आबादी का वोट है, 44% क्षेत्रफल का वोट है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड में सरकार में हारी है बीजेपी। तो जो ये गिरावट देखी जा रही है, क्या इसका भी असर है जो हम इन कट्टरता पर जो झलकता है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं आपको बताऊं कि मेरे जैसा व्यक्ति, और 85 वर्ष मेरी उम्र हो गई, मैंने बहुत समय देखा है, और मैं ये कह सकता हूं कि इस देश का एक मिजाज है और वो कट्टरता को स्वीकार नहीं करता है। भारत ने कभी कट्टरता को स्वीकार नहीं किया है। ये इतिहास का एक उदाहरण है हमारे देश में कि हमने कभी भी कट्टरता को स्वीकार नहीं किया है, चाहे वो किसी धर्म की तरफ से कट्टरता की गई। और इसीलिए आज जो कट्टरता हम देख रहे हैं उसको भी देश स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और आपने जो अभी आंकड़े दिए उससे साफ है कि बहुत सारा एक बड़ा भूभाग है इस देश का जहां पर लोगों ने इस कट्टरता वाली राजनीति को नकार दिया है। वहां पर कट्टरता वाली राजनीति करने वाले दल या भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी ताकत है, उसको नुकसान हुआ है, उसको फायदा नहीं हुआ। और अगर एक बात मैं और आपसे कहूं कि कर्नाटका हो चाहे मध्य प्रदेश हो, इन लोगों ने वहां के सरकार के ऊपर जो कब्जा किया, एमएलएस का खरीद फरोख्त करके, एमएलएस का इस्तीफा करा के, वो प्रजातांत्रिक कतई नहीं था। अब वो जनादेश का अपमान था।
लेकिन इतना जनादेश का अपमान हो रहा है, इतना सब कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे देश आज के दिन कि उसको लोगों ने चलने दिया, हम भूल गए उस बात को। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जो थोड़ी बहुत नैतिकता बची थी राजनीति में, उसको भी सिरे से समाप्त कर दिया। यशवंत जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपने इतनी तमाम बातें कही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में बहुत अहम है कि जो कट्टरता है वो देश में जो एक बड़ा तबका है लोगों का, वो स्वीकार नहीं करता है। बहरहाल देश की बात में हम आगे आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश। आखिर किस काम की है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, इस पर भी एक रिपोर्ट दिखाएंगे। बात अब मध्य प्रदेश की। कल हमने बिहार के समस्तीपुर की तस्वीरें दिखाई थी जो स्वास्थ्य सेवाओं के खोखलेपन, रिश्वतखोरी की पोल खोल रही थी। तो आज मध्य प्रदेश से तस्वीरें हैं जो खस्ता स्वास्थ्य सेवाओं की, जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मरीजों के प्रति संवेदनहीनता गंभीर चुनौती बनती जा रही है। ये मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का शव है। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं की मौत हो रही है। शव कभी कंधे पर, कभी ठेले में, तो कभी खाट पर जा रहा है। छतरपुर जिले के बक्सवाहा में पौड़ी गांव के लक्ष्मण की 4 साल की बिटिया को बुखार आया। पहले वो बक्सवाहा के अस्पताल पहुंचे, वहां से दमोह रेफर कर दिया गया। बच्ची नहीं बची। अस्पताल में शव वाहन नहीं मिला। पहले दादा ने उसे कंबल से ढका, बस वाले को बिना बताए उसमें बैठे बक्सवाहा पहुंचे। वहां नगर परिषद में गुजारिश की, कुछ नहीं हुआ तो कभी दादी, कभी दादा, कभी पिता मासूम का शव गोद में ढांक कर 45 डिग्री की धूप से बचाते हुए घर लाए। बुखार चले सर 2 दिन, फिर इसे अपने दमोह वालों की दवाई कराई जी, तो उन्हें दवाई दे दी जी। फिर इसके बाद उन्होंने दमोह ले, तो हम आज सुबह दमोह लेकर भग दो, वहाँ एक्सपायर हो गई। हाँ, फिर आप यहाँ बक्सवाहा ले आए, तो फिर वाहन कुछ मिला आपको? कुछ नहीं मिला वहाँ। तो यहाँ आपने 100 वाहन के लिए कहा था, वो मना कर दिया ना हम सुनना। कितने? नगर पालिका में बोल रहे थे भाई ऐसे नहीं जाएगी हमारी गाड़ी। कम से कम 10 जगह मोबाइल नंबर लिखे ड्राइवर की, वो जो संचालक रहता, मतलब जिसको इंचार्ज बनाया है वीरेंद्र साटी को, उसका भी नंबर लिखा है। लेकिन कुछ लोग है ना जानबूझ के उसका मिसयूज करते हैं कभी कभी, तो वो फोन करते हैं, तब उनको बोला जाता है कि भाई यदि जिसकी क्षमता है डीजल डलवाने की, वो डीजल डलवा सकता है और ले जा सकता है, क्योंकि शहर के बाहर जाना पड़ता है, कभी कभी काफी दूर जाना पड़ता है और वाहन 2 ही हैं। सागर के गढ़ाकोटा में अंबेडकर वार्ड के रहने वाले बिहारी को घर में चक्कर आया। परिजन गढ़ाकोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शव वाहन का इंतजाम नहीं हुआ, निजी वाहनों ने भी मना कर दिया। तब बड़े भाई भगवान ने ठेला जुगाड़ा और शव घर लाए। अच्छा, और वाहन की व्यवस्था नहीं बन पाई। डॉक्टर लोग का कह रहे थे जैसे बन जावे। खरगोन के भगवानपुरा में गर्भवती शांतिबाई खरते को लेने एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। परिजन उसे खटिया पर लिटाकर 3 किलोमीटर दूर तक पैदल चल दिए। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद भी शव वाहन नहीं मिला। शव खाट पर घर आया। वैसे यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंचने की एक वजह अमेरिका से बेहतर सड़कें भी थी। एम्बुलेंस से एक बात और याद आई। अप्रैल में ये तस्वीर अखबारों की सुर्खियों में थी। सरकार ने दावा किया कि स्वास्थ्य विभाग की सेहत सुधारने 29% बजट बढ़ा दिया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डिजिटल एक्सरे होगा। सरकारी अस्पतालों को मरम्मत के लिए 263 करोड़ रुपए मिलेंगे। 25,000 की आबादी पर एक संजीवनी क्लिनिक खुलेगा। वैसे सरकार ने ये नहीं बताया कि 1000 लोगों की आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 10,000 की आबादी पर 4 हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में कोई बदलाव दिखे या न दिखे, एक बदलाव जरूर दिखेगा। छात्र अब हिंदी में MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे, खादी पहनेंगे।
वैसे इन तस्वीरों पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री या मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन लगा जब 18 साल में मृतकों के लिए शव वाहन या बीमारों के लिए सरकार एम्बुलेंस भी उपलब्ध न करा पाए तो फिर सवाल पूछने की गुंजाइश ही कहाँ है। और वैसे भी जितने भी सियासी दल हैं उनके सिलेबस में सांप्रदायिकता से ऊपर स्वास्थ्य होता ही कहाँ है, और शायद मतदाता यानी आपके भी, नहीं तो ये तस्वीर कब की बदल जाती। खरगोन से आसिफ, सागर से राकेश, दमोह से आजम के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और अब देश की बात में खबर कोलकाता से। पैगंबर साहब को लेकर टिप्पणी के खिलाफ हावड़ा के डोमजुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 116 पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कारण से वहां पर आवाजाही ठप रही। सौरभ गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, इस समय क्या स्थिति है, क्या जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री खुद इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और उन्होंने अपील किया है लोगों से कि जो लोग रास्ते पे उतर आए हैं, जो बीजेपी के जो स्पोक्सपर्सन के जो कमेंट्स थे उसको लेकर उन्होंने कहा है कि देखिए यहाँ पे आंदोलन करके कोई फायदा नहीं है और बीजेपी को जरूर जो स्पोक्सपर्सन ने जो ये कमेंट किया है प्रॉफिट के बारे में उनको अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन अब तक जो है ये ट्रैफिक बंद है ये हाईवे पे और काफी लंबा ट्रैफिक जाम है, कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम है, कई गाड़ी और ट्रक और बस इस जाम में फंसे हुए हैं। लेकिन उम्मीद है कि जो लोग रास्ते पे उतर आए हैं वो मुख्यमंत्री की जो अपील है उनको सुनेंगे और उम्मीद है कि ये ब्लॉकेज जल्दी लिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अब तक ब्लॉकेज लिफ्ट नहीं हुआ है और कई किलोमीटर तक ये जाम है। ये एक नेशनल हाईवे है। बिल्कुल तो सौरभ, ये बहुत अहम है जो आप कह रहे हैं कि कई किलोमीटर लंबा ये जाम लगा हुआ है और आप कह रहे हैं कि काफी समय से यहाँ पे अगर ट्रैफिक रुका हुआ है तो प्रशासन क्या कह रहा है इसको खुलवाने के लिए, क्या और कितनी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं? देखिए, संख्या का एक फिगर बताना इस वक्त मुश्किल है क्योंकि जो रिपोर्टर भी कवर करने जा रहे हैं वो भी नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे। लेकिन इतना लोग जरूर रास्ते पे है कि ट्रैफिक जो मूवमेंट है पूरी तरीके से बंद है और अपील किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कि पीसफुली जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कन्विंस किया जाए कि वो हट जाए रास्ते से और जो ट्रैफिक है वो शुरू हो जाए, क्योंकि ये काफी घटा हो गया है। अब ये ब्लॉकेज है और यहाँ पे अभी भी कई, जैसे मैं बता रहा था, कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम है। बिल्कुल सौरभ, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हालात पर नजर बनाए रखे, बता रहे थे किस तरह से हावड़ा के डोमजुर में राष्ट्रीय राजमार्ग जो 116 है वहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। बहरहाल एक छोटा सा वक्त है एक ब्रेक का, देश की बात में तुरंत लौटेंगे। बात दिल्ली की है। चिलचिलाती गर्मी के बीच दिल्ली के कई इलाके इस समय पानी की किल्लत से परेशान हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत की सबसे बड़ी वजह यही है कि दिल्ली की जो जीवनदायिनी नदी यमुना है खुद पानी के संकट से जूझ रही है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ये कोई खेल का मैदान नहीं, दिल्ली की जीवनदायिनी नदी यमुना का हाल है। वजीराबाद बैराज पर जहां यमुना बहा करती है वहां यमुना का पानी नहीं, सूखी जमीन दिख रही है। दिल्ली जल बोर्ड का कहना है कि हरियाणा ने कम पानी छोड़ा है, जिसकी वजह से खुद यमुना नदी पानी की किल्लत से जूझ रही है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक वजीराबाद में यमुना का जल स्तर 667.6 फीट पर पहुंच गया है, जबकि सामान्य जल स्तर 674.5 फीट होता है। साथ ही हरियाणा ने यमुना में कम पानी छोड़ा है, जिसके चलते वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कम पानी पहुंच रहा है। इसी वजह से उत्तरी, मध्य और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर हो रहा है।
दिल्ली जल बोर्ड दावा कर रहा है कि हरियाणा ने पानी कम छोड़ा है, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी है। तो वहीं हरियाणा की जो बीजेपी सरकार है वो ये दावा कर रही है कि दिल्ली सरकार की आदत है कि वो ऐसी शिकायत करते हैं, जबकि पानी जो है वो पूरा छोड़ा गया है। दिल्ली सरकार हर बार की तरह जब समस्या खड़ी होती है तो केंद्र पर डालना, दूसरे राज्यों पर डालना, उसी तरह अब दिल्ली के लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए वो हरियाणा पर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड का दावा सही है या हरियाणा सरकार का, ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर दिल्ली की जीवनदायिनी नदी यमुना में ही पानी नहीं होगा तो दिल्ली के आम लोगों को पानी सप्लाई में दिक्कत होगी ही। उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग के लोग बता रहे हैं कि पानी की समस्या पिछले कुछ दिन से बनी हुई है, लेकिन गुरुवार को तो एक बूंद पानी नहीं आया। लास्ट मंथ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत कम आ रहा है पानी, और अब 2-3 दिन से तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, आ ही नहीं रहा। जैसे कल बिल्कुल नहीं आया, आज सुबह बिल्कुल भी नहीं आया। अच्छा, तो दिक्कत है। पीने के लिए तो बॉटल बाहर से मंगा रहे हैं, और बाकी हम लेस काम कर रहे हैं सारा, क्योंकि पानी नहीं है तो सब काम कैसे होगा। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में रोजाना 950 से 1000 MGD पानी पीने के लिए साफ होता है, जबकि इस समय लगभग 50 MGD पानी की कमी है। दिल्ली और हरियाणा के बीच यमुना के पानी को लेकर इस तरह का विवाद पिछले साल भी था, इस साल भी है। फिलहाल इस समस्या का एक ही त्वरित समाधान नजर आता है, बरसात जल्दी से आ जाए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। बात अब कोरोना की। बीते 9 दिनों में मुंबई ने कोविड में तेजी से करवट ली है। आपको बता दें, रोजाना जो मामले आ रहे हैं पिछले 9 दिनों में 138% बढ़ गए हैं, और अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीज दोगुने हुए हैं, और एक्टिव जो कोविड के मरीज हैं 135% का इसमें इजाफा हो गया है। राज्य के 70% जो एक्टिव कोविड के मामले हैं मुंबई शहर में हैं। मुंबई में 24 घंटे में 1702 नए मामले सामने आए हैं, एक ही मौत हुई है। मुंबई में कोरोना संक्रमण की दर अब 9.64% हो गई है। तो ये वायरस एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। सचेत हो जाइए और जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका जरूर पालन करें। इसी के साथ देश की बात में इतना ही। नमस्कार।